जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर का पहला टॉपिक है राज्यसभा में किसी भी सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है। हाल ही में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सांसद ए मोहम्मद जान की डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद राज्यसभा में एक पोस्ट खाली हो गई। तो इस पद को भरने के लिए तमिलनाडु में एम मोहम्मद अब्दुल्ला को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। अब यहाँ ये याद रखिएगा कि 13 सितंबर को इनका निर्वाचन हुआ, लेकिन इनके विरोध में, इनके विपक्ष में कोई भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए इनको बिना किसी बोल सकते इलेक्शन के डायरेक्ट नामांकित कर दिया गया। कैसा कर दिया गया? डायरेक्ट नामांकित कर दिया गया। आप याद रखेंगे। यदि हम यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष इलेक्शन का रूप है। यहाँ पर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने राज्य से किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं राज्यसभा में भेजते हैं चुनकर। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो अलग अलग राज्यों में निर्धारित की गई हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में। यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी से 31 हैं और मध्य प्रदेश से दोस्तों 11 राज्यसभा के सांसद होते हैं। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है आयुष आपके द्वार अभियान। आयुष आपके द्वार अभियान क्या है? तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा देश भर में आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई। ये प्रारंभ से ही लगभग 45 स्थानों से शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से आयुष भवन में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं उनको औषधीय गुण वाले जो पौधे होते हैं वो पौधे वितरित किए गए थे। और इसमें लगभग 21 राज्य शामिल हुए थे और 21 राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनमें हम बोल सकते हैं कि लगभग 2 लाख औषधीय गुण वाले पौधे जो हैं उनका वितरण किया गया है। इस प्रकार से बड़े पैमाने पर ये जो अभियान है आपका आयुष अभियान, आयुष आपके द्वार अभियान जो है उसका प्रारंभ किया गया। और यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि इसके अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा गया है ताकि हमारे देश में आयुष से जुड़े क्षेत्र को और विकसित किया जाए। इसके उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो एक वर्ष के भीतर देश भर में लगभग 45 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। इसमें तेज पत्ता, स्टीविया, अशोक, जटामांसी, गिलोय, अश्वगंधा, कुमारी शतवारी, लेमन ग्रास, गुग्गुल, तुलसी, सर्पगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी, आंवला आदि पौधे शामिल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि गुणों से संपन्न होते हैं। कोरोना के इस काल में कहीं न कहीं इन इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और औषधि गुण वाले पौधों की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसलिए कहीं न कहीं भारत सरकार जो है वो बड़े लेवल पर इनको बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसीलिए आयुष आपके द्वारा अभियान के तहत घर-घर में औषधीय पौधे पहुँचाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स जो संगठन है उसके द्वारा स्थापित किया गया बैंक है। और इसकी स्थापना यदि हम बात करें तो 2014 में ब्राज़ील के फोर्टोलेजा में, है ना? ब्राज़ील जो आपका देश है दक्षिण अमेरिका का, उसके फोर्टालेजा जो जगह है यहाँ पर इसका छठा सम्मेलन हुआ था। इस छठे सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इस पूरे इसके अंतर्गत हम बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांचों देशों ने मिलकर 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात करी थी। ऐसे स्थितियों में इस बैंक की स्थापना की बात करी थी जब WB विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाएं ऐसे तीव्र विकासशील देशों को लोन देने में, ऋण देने में, इनके विकास में योगदान देने में पीछे होती जा रही थी, जबकि विकसित देशों का इन दोनों संस्थाओं पर दबदबा देखा जा रहा था। तो एक विकल्प के तौर पर, एक ऑप्शन के तौर पर कि भाई इन विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों को अगर हम लोन देना चाहें, उनके विकास को आगे बढ़ावा देना चाहें, तो ऐसा कोई बैंक होना चाहिए जो आसानी से इन लोगों को ऋण दे सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2014 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। और इसको आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश को 3 नए सदस्य के तौर पर इस बैंक का में शामिल किया गया। मतलब इस बैंक के ये 3 नए सदस्य बने हैं। क्लियर? इसके तहत शुरू में दोस्तों कहीं न कहीं $100 अरब की पूंजी निर्धारित की गई थी, जिसके तहत ये तीव्र विकास के लिए, बुनियादी संरचनाओं को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था में नवाचार लाने के लिए, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ा देने के लिए, सतत विकास को समर्थन देने के लिए ये बैंक जो है वो ये ऋण देने का कार्य करता है। यदि हम बात करें तो इस बैंक का जो मुख्यालय है वो शंघाई में है। शंघाई जो है वो याद रखिएगा चीन में, चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है। और ये सभी देश बारी-बारी से एक सर्कुलर रूप से इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था भारत को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें शामिल है। और एक बात और याद रखेंगे कि जो महासभा है,
जो महासभा है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, उसको इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया था इसको? तो 2018 में दिया गया था। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत की सबसे प्रतिष्ठित और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी है। याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बिजली कंपनी कोई है तो वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि देश की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि देश की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन जो कंपनी है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो 1993 में स्थापित की गई थी और तब से ये इस पे काम कर रही है और वर्तमान में ये एक महारत्न कंपनी के तौर पर स्थापित है। क्लियर? लेकिन हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इस कंपनी को हाल ही में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का 2021 का बेस्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसने 71 संगठनों में 8वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 8वां स्थान प्राप्त किया है। और हमारे देश से 20 शीर्ष कंपनियों में से 2 कंपनियां शामिल हुई हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ये अवार्ड कहीं ना कहीं टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है और सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है कौशल विकास उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, जो हमारे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इस साल दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है वीओ चिदम्बरम पिल्लई। दोस्तों हाल ही में 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी वीओ चिदम्बरम पिल्लई को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। याद रखिएगा कि वीओ चिदम्बरम पिल्लई जो है वो तमिलनाडु में, कहाँ? तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी का प्रतीक है, स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक माने जाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर को 1872 को तमिलनाडु में ही हुआ था और इन्होंने हमारे देश की आज़ादी को लेकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, तो आज़ादी में एक इंपॉर्टेंट योगदान दिया। एक प्रकार से जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में स्वतंत्रता आंदोलन जो शुरू हुआ उसको आगे बढ़ाया, उसके प्रतीक के तौर पर ये माने जाते हैं। इन्होंने तमिलनाडु में काम कर रहे ट्रेड यूनियन, याद रखेंगे, इन्होंने तमिलनाडु में जो काम कर रहे थे ट्रेड यूनियन, इनको मजबूती के साथ नेतृत्व प्रदान किया है ना। इन ट्रेड यूनियन को नेतृत्व प्रदान किया मजबूती के साथ और भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने इसके अलावा तूती कोरिन और कोलंबो, तो तूतीकोरिन तमिलनाडु और श्रीलंका के कोलंबो के बीच में एक स्वदेशी शिपिंग सेवा प्रारंभ की थी। याद रखिएगा कि स्वदेशी शिपिंग सेवा जो है वो इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो केवल इन्होंने आंदोलन ही नहीं चलाया बल्कि एक स्वदेशी शिपिंग सेवा प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि भी प्राप्त की थी, यूनिवर्सिटी इन्होंने लॉ किया हुआ था। लेकिन जब इनका विद्रोही रवैया रहा, आज़ादी को लेकर इन्होंने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को देखकर ब्रिटिश सरकार ने इनसे इनकी जो बैरिस्टर की उपाधि थी उस उपाधि को छीन लिया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये कब, तो इन्होंने 1905 में, याद रखेंगे 1905 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। 1905 में ये कांग्रेस के सदस्य बने थे और कांग्रेस के सदस्य बनने के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया और उसके बाद स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने में ये लग गए थे। एक प्रकार से देखा जाए तो जो शिपिंग क्षेत्र में अंग्रेजों का एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त करने वाले थे कौन? बोल सकते हैं कि चिदम्बरम पिल्लई जी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आपका कौन सा है? अगला टॉपिक आपका है सिम्बेक्स 2021। दोस्तों सिम्बेक्स जो 2021 है वो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। सिम्बेक्स में सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज, अर्थात सिम्बेक्स मतलब ये सिंगापुर और भारत के बीच में होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इसका ये इस साल 28वां संस्करण पूरा हुआ है। ये 1994 में सबसे पहले शुरू किया गया था और किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का ये सबसे पुराना, सबसे लंबा चलने वाला निर्बाध द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ये याद रखना है। और इसका 28वां संस्करण जो है वो कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा दक्षिण चीन सागर के किनारे पर, दक्षिणी चीन सागर जो है इसके किनारे पर एक विशाल नौसैनिक युद्ध अभ्यास जो है वो किया गया इसमें, जिसने कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में अपने हितों की बढ़ती समानता को दर्शाया है। अगर हम बात करें भारत के इस क्षेत्र में और भी अभ्यासों की, तो भारत के इस क्षेत्र में जो दूसरे अभ्यास होते हैं वो होते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र, थल सेना का अभ्यास है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, ये वायुसेना का अभ्यास है, और त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमटेक्स, ये
थाईलैंड के साथ किया जाने वाला इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण अभ्यास है भारत का। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक भी देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 THE। अब ये THE जो आपका टाइम हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इस रैंकिंग का 2022 का संस्करण जो है वो जारी किया गया है। इससे पहले टाइम्स हायर एजुकेशन जो होती थी सप्लीमेंट, वो उसके नाम से इसको जाना जाता था। ये रिपोर्ट जो है वो पहले टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट के तौर पर आती थी और ये एक पत्रिका है जो विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित खबरों और मुद्दों की रिपोर्टिंग करती है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या चीज़ है। अब हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में आप जानिएगा कि इस रैंकिंग जो है इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं। इसमें शिक्षण को ध्यान दिया जाता है, अनुसंधान को ध्यान दिया जाता है, ज्ञान हस्तांतरण को और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। ठीक है, और टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वो इसको 2004 से इसके डेटा जारी कर रही है। अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत की 2022 के लिए जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें लगभग 45 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। अब तक का ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है भारतीय विश्वविद्यालय समूह का कि इसमें सबसे ज्यादा आई हैं। ठीक है, पिछले साल इससे 36 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया था, इस साल 35 को किया गया है। बराबर है कि नहीं है? भारतीय विज्ञान संस्थान जो इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान था भारत का। ठीक है, उसके बाद IIT रोपड़ का स्थान आता है, फिर JSS अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का नाम आता था। ठीक, अच्छा, अगर हम विश्व रैंकिंग की बात करते हैं इसमें तो याद रखिएगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो लगातार 6 सालों से ये रैंकिंग में टॉप पर आ रही है। कौन सी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जबकि जो चीन की एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, वर्तमान में 2011 में लॉन्च हुई थी, ये 20 में ऊपर के 20 में प्रवेश करने वाला एशिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेरिका के संस्थान है, 183 संस्थान अमेरिका के हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक क्या है उसको जरा देखते हैं। अगला आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट चर्चित स्थल गिनी। अब ये चर्चित स्थल गिनी क्या है इसके बारे में जरा याद करते हैं। इसकी चर्चा का कारण क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर गिनी के अन्य भागों को हम समझेंगे। ठीक है, ये गिनी जो है ये चर्चा में क्यों रहा, तो याद रखिए कि लंबे समय से यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी और यहाँ पर हाल ही में विशेष बलों की नियुक्ति की गई थी। एक वरिष्ठ कमांडर की यहाँ पर बर्खास्तगी के बाद देश में फिर से अशांति फैल गई है। इसके जो वरिष्ठ कमांडर हैं उनको हटाए जाने से सेना के कुछ उच्च प्रशिक्षित सदस्यों ने विद्रोह कर दिया है और राष्ट्रपति आवास पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। मतलब एक प्रकार से गिनी में तख्ता पलट करने की कोशिश की गई है, वहां के राष्ट्रपति शासन को हटाकर ये सेना का शासन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण रहा इसके बारे में, है ना, चर्चा का रहने का। अब गिनी क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, याद रखिए ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप में देखो ये गिनी है। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम के देशों में से एक है आपका गिनी। जो गिनी देश है ये कहीं ना कहीं इसकी पश्चिमी सीमा लगती है अटलांटिक महासागर से। किससे लगती है दोस्तों? तो याद रखेंगे इसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इसके अलावा ये बोल सकते हैं सेनेगल, है ना, माली, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया और बोल सकते हैं सियरा लियोन, इनसे इसकी सीमा और लगती है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पड़ोसी देश हम लोगों ने देख ली और यहाँ पर अटलांटिक महासागर को ये छूने वाला एक देश है। इसके यदि हम बात करें दोस्तों तो याद रखना है कि इसके दक्षिण पूर्व में माउंट निम्बा जो है वो स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व के लिए जाना जाता है। दक्षिण में यहाँ पर क्या है? माउंट निम्बा। तो माउंट निम्बा जो है वो यहाँ पर एक प्रकार से स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व के लिए जाना जाता है और ये एक ऐसा गणतंत्र है जहाँ पर राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। याद रखिएगा कि जो गिनी देश है यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता चुनती है ना, और राष्ट्रपति जो है वो सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, मतलब कि जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डालती है। क्लियर? और एक प्रकार से ये एक इस्लामी देश है। गिनी जो है वो किस प्रकार का देश है दोस्तों? याद रखिएगा कि ये एक इस्लामी देश है गिनी, है ना। इस्लाम के तहत यहाँ पर शासन चलाया जाता है क्योंकि इसका 85% आबादी जो है वो क्या है? मुस्लिम है। तो 85% आबादी जो है गिनी की वो मुस्लिम है, इसलिए कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये एक इस्लामी कंट्री के तौर पर चल रहा है। बराबर? तो गिनी क्या है इसके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी है, याद रखिएगा।
अगला आपका टॉपिक है दोस्तों हुती विद्रोही। हुती जो है वो जेदी शिया संप्रदाय है और इससे संबंधित लोगों ने अभी सशस्त्र विद्रोही समूह है, यमन की सरकार के खिलाफ ये संघर्ष कर रहे हैं। किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं? तो यमन की सरकार के खिलाफ ये संघर्ष कर रहे हैं। बराबर। चलिए अगला आपका टॉपिक है निपाह वायरस। दोस्तों अभी हम कोरोना वायरस से निपटे नहीं है कि हमें जो निपाह वायरस पहले आया था वो फिर से दिखाई पड़ रहा है। केरल में कोझिकोड जो है, इस जिले में 3 साल से अधिक समय के बाद, याद रखिएगा कि पूरे 3 साल से अधिक समय के बाद केरल के कोझिकोड में जंतुजन्य मतलब जूनोटिक निपाह वायरस जो है उसका संक्रमण का मामला सामने आ गया है। मतलब अभी एक ही मामला सामने आया है। एक तरफ तो आप देख रहे हो कि केरल जो है इसमें कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। यहाँ पर कोरोना जो है कोविड-19 उसकी रोक जो है वो हो नहीं रही है, उसकी स्पीड रुक नहीं पा रही है। इसी बीच में यहाँ पर निपाह वायरस का केस आ जाना कहीं न कहीं आपके लिए एक बड़ा संकट का ही कारण बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 188 व्यक्तियों की एक संपर्क सूची तैयार की गई है, जिसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो स्वास्थ्य कर्मी हैं और कहीं न कहीं इनको जिनमें लक्षण दिख रहे हैं उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही, ताकि इस पर नियंत्रित किया जा सके। तो इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या कर रही है केरल की, वो इसको नियंत्रित करने के लिए कहीं न कहीं इस प्रकार के उपाय कर रही है कि जिस भी व्यक्ति को लेकर यहाँ पर शक है उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपसी समन्वय के आधार पर इन सभी चीज़ों का पता लगा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों इसके लिए काम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, उनका सबसे पहले पता लगाया जा रहा है कि भाई कौन व्यक्ति संपर्क में आया है। उसके बाद उनको कहीं न कहीं क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटीन के लिए जो शब्द होता है हिंदी वो याद रखिएगा, संगरोध। एग्जाम में ये शब्द बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्वारंटीन का हिंदी मतलब होता है संगरोध। इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग एक दूसरे से न मिलें। इसके अलावा पृथक्करण, आइसोलेशन। पृथक्करण शब्द है किसका? इंग्लिश वर्ड है। आइसोलेशन का हिंदी रूपांतरण होता है पृथक्करण। इसको दूसरे लोगों से आइसोलेशन अलग करके रखा जा रहा है। इसके अलावा प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण के लिए नमूनों को संग्रहण किया जा रहा है, बहुत तेजी से इधर से उधर फैलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं प्रयासों को रखते हुए कोरोना के उपचार और इसके बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर और बात करें निपाह वायरस के बारे में, तो ये एक जूनोटिक वायरस है ना। किस प्रकार का वायरस है? तो याद रखिएगा कि ये एक जूनोटिक वायरस है। कहीं ना कहीं जानवरों से इंसान में फैलने वाले वायरस को जूनोटिक कहते हैं। जानवरों से इंसानों में जो वायरस फैलता है उसको हम जूनोटिक वायरस के रूप में जानते हैं। तो निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो कि सबसे पहली बार 1998 में आया था और 1999 में, याद रखिएगा 1999 में ये बोल सकते हैं सिंगापुर में आया था। तो 1998 में कहाँ पर? मलेशिया में, और 1999 में सिंगापुर में देखने को मिला था। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये रोग जो है ये घरेलू सुअरों में दिखाई दिया था। सबसे पहले किसमें दिया था? ये सुअरों में दिखाई दिया था ये। इसके बाद ये कुत्तों में फैला, ठीक है, फिर ये बिल्लियों में फैला, है ना, कुत्तों से फिर बिल्लियों में चला गया। इसके बाद ये बकरियों में भी चला गया। बकरियों के बाद ये घोड़ों में, भेड़ों में भी देखा जाने लगा। तो एक प्रकार से ये पूरी तरीके से जानवरों में फैलने वाला वायरस यहाँ पर देखा गया था अलग अलग प्रजातियों में। अब इसका प्रसार कैसे होता है? इसका प्रसार की यदि हम बात करते हैं तो देखो कि जानवरों में ये फैला, जानवरों के संपर्क में कौन आए? इंसान। तो जानवरों के संपर्क में जब इंसान आए तो फिर इससे ये इंसानों में फैला। अब इंसानों में ये फैला जानवरों से। दूसरा ये रहा कि जब आपने दूषित भोजन कर लिया, यदि आप दूषित भोजन करते हैं या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जिसको निपाह वायरस से वो पीड़ित है, तो उसके द्वारा ये दूसरे इंसानों में भी फैलने लगा, एक प्रकार से इसका संक्रमण होने लगा। ठीक है। यदि हम बात करें तो फ्रूट बेट्स, जैसे हम फल चमगादड़ या फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, निपाह वायरस का एक प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि इसका कोई प्राकृतिक स्रोत कोई है तो वो क्या है, तो याद रखना कि जो फ्रूट बेट्स होते हैं, जो चमगादड़ों के द्वारा खाए गए फल होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो इसका इंपॉर्टेंट कारण माना गया है निपाह वायरस के फैलने का। ठीक है। इसके अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, जरा आप वो भी देख लीजिए। इसके लक्षण में व्यक्ति को तीव्र मस्तिष्क शोध होता है ना, इंसेफेलाइटिस जो होता है वो, और श्वसन संबंधी बीमारियों के लक्षण दिखाई देने पड़ते हैं इससे जो भी व्यक्ति जो है पीड़ित होता है वो। अगर इसके हम निवारण की बात करें तो इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, ना तो पशुओं के लिए कोई टीका है, ना ही मनुष्य के लिए इसके लिए कोई टीका है। अगर हम बात करें तो गहन चिकित्सीय देखभाल, गहन
चिकित्सकीय देखभाल, गहन चिकित्सकीय देखभाल जो होगी वो देखभाल ही इसके लिए सबसे बढ़िया उपचार का माध्यम है। आप जो भी व्यक्ति को हो जाता है उसका ध्यान रखिए, उसकी केयर कीजिए और उसकी केयर के माध्यम से ही कहीं न कहीं आप इस वायरस से उस संबंधित व्यक्ति को बचा सकते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रहे आज के करंट अफेयर के। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में फिर नए करंट अफेयर के साथ आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।